नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बिना विलंब किए हुए आगे भूगोल के क्रम में बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था, भारत की जो समुद्री सीमा है उसके बारे में बताया था, खाड़ी के बारे में बताया था, चैनल्स के बारे में बताया था और जलसंधि के बारे में बताया था। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हिमालय की ओर देखेंगे। अच्छा, हिमालय जो है, हिमालय की उत्पत्ति और हिमालय की जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में आज एक वीडियो में पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला क्रम, फिर बारी बारी से एक वीडियो आते रहेंगे। हिमालय की कम से कम दो से तीन वीडियो आप लोग के समक्ष में लाऊंगा। अच्छा हाँ, एक चीज बताइए आप लोग कि जैसे मानव विकास सूचकांक है या किस संस्था द्वारा जारी की जाती है, ये आपको बताना है। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, HDI, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, HDI। ये प्रश्न है आज का। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कौन सी संस्था जारी करती है, ठीक है। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जो 2021-22 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत की स्थिति क्या थी बताइए। अभी हाल का ही प्रश्न है। 132 क्या, 132 रैंक थी किसकी, इंडिया की। इंडिया की रैंक क्या थी, 132। 132वां स्थान किसका था, भारत का था। और जो है इसमें जो है पहला स्थान था, पहला स्थान किसका था, फर्स्ट रैंक थी स्विट्जरलैंड की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर पूछा जाता है। स्विट्जरलैंड का आप लोग हिंदी में भी नोट कर लीजिए, स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है। और दूसरा स्थान किसका है, टॉप 5 कंट्रीज देख लेते हैं। दूसरा स्थान नॉर्वे का, किसका, नॉर्वे का है। और तीसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान है किसका, आइसलैंड का, किसका, आइसलैंड का। चौथा स्थान किसका है, चौथा स्थान है चौथा स्थान हांगकांग का, हांगकांग का चौथा स्थान है। और पांचवा स्थान है, इतना ही सही है, इतना ही काफी है। चार टॉप 4 कंट्रीज को याद रखें। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, इसकी जो आधार है वो आधार कौन कौन से, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके आधार है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 आधार हैं। 3 आधार हैं। पहला आधार है प्रति व्यक्ति आय, क्या, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। और दूसरा है क्या, दूसरा है शिक्षा का क्या पोजीशन, शिक्षा की स्थिति क्या है। सेकंड है शिक्षा की स्थिति क्या है। तो साक्षरता, क्या, साक्षरता वहां की कैसी है। और एक है प्रति व्यक्ति आय हो गया, साक्षरता हो गया, एक और है बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय हो गई, साक्षरता हो गई, और वहां की जो है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य और शिक्षा, 3 ही श्रेणी है, ठीक है। 3 श्रेणी है, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य और शिक्षा। और स्वास्थ्य को हम जीवन प्रत्याशा भी कह सकते हैं कि वहां के लोग कितनी, मतलब स्वास्थ्य का मतलब यही, वो जीवन प्रत्याशा से संबंधित है, ठीक है, जीवन प्रत्याशा। तो इनके 3 आधार हैं, जिस आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आती है उसके 3 आधार है। प्रति व्यक्ति आय वहां की कैसी है, उस कंट्री की, वहां की स्थिति जो है, स्वास्थ्य या जीवन प्रत्याशा कैसी है ना, और शिक्षा पे साक्षरता वहां की कैसी है, ठीक है। तो 3 आधार है ये। भारत का इसमें 132वां स्थान है। पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है, दूसरा स्थान नॉर्वे का है, तीसरा स्थान आइसलैंड का है, चौथा स्थान हांगकांग का है, ठीक है। सबसे अंतिमवां स्थान किसका है, 191, 191वां स्थान है किसका, 191 देश को मिलाया गया है इनमें, ठीक है। दक्षिणी सूडान, किसका, दक्षिणी सूडान का। और हमने एक चीज बताई थी कि अभी पिछले वीडियो में बताया था कि यूनो जो देश है, जो यूनो संगठन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंतिमवा देश जुड़ने वाला है, लास्ट देश जो है जुड़ने वाला, दक्षिणी सूडान ही है। तो उसकी स्थिति, उस देश की स्थिति जो है इस पैमाने पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है, मानव विकास सूचकांक आप लोग लिख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अभी हिमालय के बारे में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देख लीजिए। मानव विकास सूचकांक में जो है 191वां स्थान किसका है, तो दक्षिणी सूडान का, किसका, दक्षिणी सूडान का इसका स्थान है, ठीक है। सबसे अंतिमवां स्थान, इसके 190 स्थान है, चार्ड, ये कंट्री चार्ड, इसका 190वां स्थान है, ठीक है।
तो ये आप लोग थोड़ा सा याद कर नोट कर लीजिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, इसे यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। और भारत की स्थिति कितनी है, तो 132वीं। ठीक है, अच्छा आप लोग ये बताइए कि भारत में कुल मिलाकर रामसर साइट्स कितनी है। रामसर साइट्स क्या है बताइए। तो रामसर साइट्स क्या है, रामसर एक स्थल है, रामसर स्थल है वो ईरान में, कहा, कैस्पियन सागर के दक्षिण में। जब ईरान में आप आएंगे तो ईरान का एक स्थल है जिसे हम कहते हैं रामसर। क्या, रामसर। तो रामसर जो सबसे पहला अधिवेशन हुआ था, जो रामसर साइट्स को लेकर सबसे पहले जो मीटिंग हुई थी, रामसर कन्वेंशन जो हुआ था, ये 1971 में हुआ था। कब, 1971 में। उसका उद्देश्य क्या था कि जो रामसर जो वेटलैंड्स हैं, जो आर्द्र भूमियां हैं, इनका संरक्षण करना। जो आर्द्र भूमि है इनके संरक्षण हेतु जो है क्या 1971 में एक मीटिंग हुई थी, 1971 में समिट हुई थी, 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, तो तभी से जो है ये वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है, प्रश्न अचानक से याद ही आ गया है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है 2 फरवरी 1971 में एक मीटिंग हुई थी, तब से जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाने लगा। और इसका उद्देश्य यह था कि जो आर्द्र भूमियां हैं, जो नम भूमियां हैं, उनका संरक्षण। नम भूमि मतलब जहां पे ज्यादा पानी पाया जाता है, जहां पे ज्यादा पानी होता है, ऐसा स्थान जहां पानी हमेशा भरा होता है। ठीक है, तो उनके संरक्षण हेतु जो है 2 फरवरी 1971 में एक कन्वेंशन हुई। और उस कन्वेंशन का उद्देश्य क्या था कि जो वेटलैंड्स एरियाज हैं, जो नम भूमि एरिया है, जो आर्द्र भूमि एरिया है, उनका संरक्षण करना। ठीक है, तो भारत में अभी तक 75 वेटलैंड्स एरियाज थे। अभी तक 75 जो है रामसर साइट्स थी, 75 रामसर साइट थी, अब 80 हो गई। कितनी, 80 कुल मिलाकर इस समय जो है रामसर साइट्स कितनी है। रामसर से 2024 में 5 और बढ़ी है। ठीक है, 2024 में 2 फरवरी 2024 में, भाई 2023 तक जो है वेटलैंड में 75 रामसर साइट्स थी। और 2024 में 5 साइट्स और बढ़ाने का निर्णय लिया गया था भारत सरकार द्वारा। तो इस समय जो है रामसर साइट्स कितनी है, तो 80। और सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कौन से राज्य में है, तो कहां, तमिलनाडु में। कहां, तमिलनाडु में रामसर साइट सबसे ज्यादा। अभी तक 14 थी, 2 इसमें और बढ़ेंगी, 16 हो जाएंगी। कितनी, 16 रामसर साइट्स जो है तमिलनाडु में हो जाएंगी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कितनी, उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स। ठीक है, कुल मिलाकर के भारत में 80 रामसर साइट्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु राज्य में। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कौन से राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में। और उत्तर प्रदेश में 10। आप लोग के लिए एक प्रश्न है, बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था। आप लोग के लिए प्रश्न है साधारण सा, जरूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। 2 फरवरी 1971 से स्टार्ट हुआ था। और वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी, याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तब 2 फरवरी। कब, 2 फरवरी मनाया जाता है। 80 रामसर साइट्स हैं, 16 तमिलनाडु सबसे ज्यादा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10। ठीक है, अच्छा अब हम बताना चाह रहे थे हिमालय के बारे में। 2 प्रश्न थे, इनके बारे में चर्चा करना जरूरी था। और वैसे भी विविध के या फिर करंट अफेयर्स के 2-4-10 प्रश्न डेली आप लोग पढ़ा करिए। ठीक है, 10 से 15 प्रश्न डेली जो है करंट अफेयर्स के देखा करिए। ठीक है, हमारे साथ बने रहेंगे तो हमेशा ऐसे ही करंट के प्रश्न लाता रहूंगा। हाँ, बताना हमें हिमालय, क्या बताना है, हिमालय क्या, हिमालय अपने आप में एक विशाल पर्वत है। ठीक है, दुनिया के जितने भी पर्वत हैं, सभी पर्वतों में से एक है। क्यों, सबसे बड़ा पर्वत है हिमालय पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, 2500 किलोमीटर तक का इसका विस्तार है। ठीक है, तो अच्छा दुनिया में अन्य जितने पर्वत हैं वो सभी पर्वत उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित हैं। दुनिया में जितने अन्य पर्वत हैं वो सभी पर्वत उत्तर दक्षिण दिशा में अवस्थित है। ऐसे चाहे वह नॉर्थ अमेरिका का रॉकीज पर्वत हो, चाहे इसमें लिख लीजिएगा चाहे वह नॉर्थ, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, जितना मैं बोल रहा हूं उसे अपने नोट्स पे जरूर उतारते रहिएगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है रॉकीज, नॉर्थ अमेरिका में एक पर्वत है जिसे कहते हैं रॉकीज पर्वत। क्या, रॉकीज पर्वत। साउथ अमेरिका में एक पर्वत उसे कहते हैं एंडीज पर्वत। ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत इसे कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उस दिन मैंने बताया था कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसमें थोड़ा सा स्किप हो गया था। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बताया था कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये द्वीप ना होकर के ये एक पर्वत है। क्या, पर्वत है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है, ये एक पर्वत है। और थोड़ा सा टंग स्लिप हो गई इस वजह से।
ग्रेट बैरियर रीफ में भी वो चला गया था। ठीक है, तो आप लोग जान लीजिए कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये ऑस्ट्रेलिया का पर्वत है। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। चाहे वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो, और चाहे वह यूराल पर्वत क्यों ना हो, चाहे वह यूराल पर्वत क्यों ना हो। ठीक है, ये सभी पर्वत आप देखेंगे इनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। इन सभी पर्वत का विस्तार कहाँ है? उत्तर से दक्षिण की ओर है, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन हिमालय पर्वत का विस्तार जो है पश्चिम से पूरब की ओर है। हिमालय का विस्तार कैसे है? पश्चिम से पूरब, पूरब की ओर। भाई ये पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। तो दुनिया के सभी पर्वत, दुनिया के सभी विशालकाय पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है, परंतु हिमालय का विस्तार पूरब से, हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूरब की ओर है। ठीक है, तो अच्छा, इसी बहाने ये भी हमें देखने को मिल गया कि रॉकीज पर्वत कहां पर है? तो नॉर्थ अमेरिका में। कहा? नॉर्थ अमेरिका में। एंडीज पर्वत चोटी कहां है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। यूराल पर्वत कहां पर है? तो यूरोप में है। कहां? यूरोप में। तो नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज पर्वत है, साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है, यूरोप में यूराल पर्वत है। ठीक है, तो रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन भी दिए दे रहे हैं, माउंट एल्बर्ट है या फिर माउंट मैकिनले है? बताइए, जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकांका गुआ। क्या? एकांका गुआ जो है, एकांका गुआ जो है, एकांका गुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट कोसियोस्को। क्या? माउंट क्योसियोस्को। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट क्योसियोस्को। कौन सी? माउंट क्योसियोस्को। ठीक है, यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आप लोग को बताना है, यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। कौन सी? माउंट एल्बर्ट। यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एल्बर्ट। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे कि हिमालय, हिमालय सबसे पहले नोट करेंगे हिमालय। हिमालय पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत सबसे विशाल काय पर्वत। हिमालय पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पश्चिम से पूरब की ओर में विस्तृत सबसे बड़ी श्रृंखला है। ठीक है, हिमालय पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत सबसे बड़ी श्रृंखला है। ठीक है, ठीक, हिमालय पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय जो है पश्चिम से पूरब की ओर 2500 किलोमीटर तक इसका 2500 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। 2500 किलोमीटर तक ये क्षेत्र में फैला हुआ है। और हिमालय का जो क्षेत्रफल है, हिमालय का जो क्षेत्रफल है ये 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। हिमालय 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और हिमालय का जो एरिया है, हिमालय का जो क्षेत्रफल है, ये हिमालय का क्षेत्रफल जो है ये 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। ठीक है, अब ये सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हिमालय जो हिमालय हिमालय का विस्तार पश्चिम में, हिमालय जो अपने आप में पश्चिम में और पूर्व में दक्षिणवर्ती मोड़ लिए हुए हुआ है। ठीक है, ये एक क्षेत्र ये हो गया और एक क्षेत्र जो है हिमालय की शाखा इधर चली जाए। ठीक है, तो हाँ ये है, तो हिमालय अपने आप में एक दक्षिण की ओर यहां रुख मोड़े हुए हुआ है ना। और जो एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये यहां हिमालय दक्षिणवर्ती मोड़, तीव्र दक्षिणवर्ती मोड़। ठीक है, तो हिमालय पश्चिम, आप लोग नोट करते रहिएगा, हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर एक क्या किया हुआ, यह हिमालय पश्चिम से पश्चिम में दक्षिणवर्ती मोड़ है और हिमालय का पूर्व में दक्षिणवर्ती एक मोड़ है। क्या? पश्चिम में एक दक्षिणवर्ती मोड़ है और पूर्व में भी दक्षिणवर्ती मोड़ है। तो पूर्व में दक्षिणवर्ती मोड़ है, यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? यहाँ पे एक नंगा पर्वत है। क्या? हिमालय में एक क्षेत्र है, हिमालय का जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, इस एरिया में क्या है, यहाँ इसका नाम नंगा पर्वत। क्या? नंगा पर्वत। इसका विस्तार जो है हिमालय के पश्चिमी छोर पे नंगा पर्वत से इसका विस्तार पूरब में, यहाँ एक सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ एक चोटी है, उसका नाम क्या है, असम में चोटी है, उसका नाम
नंगा पर्वत से इसका विस्तार कहां से कहां तक है? एक असम में एक चोटी है, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। ठीक है, इसका विस्तार जो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश तक, कहा जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर के, अभी याद आ गया तो बता देंगे, अरुणाचल प्रदेश में नंगा पर्वत से लेकर के असम में एक क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में, उस चोटी का नाम है ठीक है तिब्बत तक। यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्या है? तिब्बत, तो तिब्बत में उसका विस्तार है, तो यहां तक हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, ठीक। अब हिमालय दक्षिणवर्ती जो रुख मोड़ लिए हुआ है, तो यहां पर अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हिमालय के नाम है पूर्वी क्षेत्र में जो मुड़ा हुआ दक्षिण की ओर। जैसे यहाँ मिजोरम है, इस जगह मिजोरम है, यहाँ मिजोरम है, तो यहाँ मिजोरम में इसे मिजो पहाड़ी कहा गया है। मिजोरम में क्या कहा गया है? इसे मिजो पहाड़ी कहा गया है। और मिजोरम के ऊपर क्या है? मणिपुर, तो मणिपुर में इसे मणिपुर पहाड़ी कहा गया है। ठीक है, मणिपुर पहाड़ी कहा गया। उसके ऊपर क्या है? नागालैंड, नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से जाना गया। यही हिमालय पर्वत जो है पूरब के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो जैसे ये मिजो पहाड़ी हो गया, ये मणिपुर पहाड़ी हो गया, और ये नागा पहाड़ी, और अरुणाचल प्रदेश में इसे पटकोई भूमि के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमालय की कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है? तो पटकोई भूमि। क्या? पटकोई भूमि, पटकोई भूमि अरुणाचल प्रदेश में। क्या? अरुणाचल प्रदेश में पटकोई भूमि से कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई भूमि कहा जाता है, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, और अरुणाचल प्रदेश में पटकोई भूमि कहा जाता है। ठीक है, और एक यहाँ पे एक यहाँ जो दक्षिणवर्ती मोड़ लिए हुआ है, तो ये कहा जाता है सुलेमान पर्वत। पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत, और अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत। कौन सा? ये तो चोटी कौन सी? ये चोटी नंगा पर्वत हो गई, ये भारत में है। इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर। पूरब में एक चोटी है, मैं नाम नहीं याद आ रहा है, थोड़ी देर बाद आपको अगर आ जाएगा याद तो बता देंगे। ठीक है, तो नंगा पर्वत ये सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी है हिमालय की, भारत में। उसके पर्वत हिमालय है, दक्षिण की ओर पश्चिम में भी मोड़ा हुआ है, और पूरब में भी दक्षिणवर्ती मोड़ है इसका। तो हिमालय का जो दक्षिणवर्ती मोड़ पाकिस्तान में, उसे सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है, सुलेमान पर्वत। और जो पूरब में जो अफगानिस्तान में क्षेत्र इसका विस्तृत है, इस पर्वत श्रृंखला का, उसे हम हिंदू कुश पर्वत कहेंगे। क्या? वहां हिंदू कुश पर्वत कहा जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत, और पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत। क्या? पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत। ठीक है, तो हिमालय अपने आप में बहुत विशाल क्या पर्वत है। सबसे ऊंची चोटी आप नाम लेंगे, नेट पर डालेंगे, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो हिमालय की ही होगी, माउंट एवरेस्ट, 8850 मीटर। ठीक है, 8850 मीटर। उसके बाद भी विश्व की जो 10 बड़ी चोटियां हैं, उनमें से भारत की 2-3 चोटियां होंगी। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र जो है, अच्छा ये हो गया मणिपुर, मिजोरम, नागा, पटकोई भूमि, ये हिंदू कुश पर्वत हो गया, ये सुलेमान पर्वत हो गया। ठीक है, अब हिमालय के बारे में हम क्या जानते हैं? हिमालय का निर्माण कौन से इरा में हुआ? हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हिमालय का निर्माण हुआ। प्रश्न में जरूर आता है कि हिमालय का निर्माण किस कल्प में हुआ या फिर किस महाकल्प में हुआ? तो हिमालय का निर्माण सेनोजोइक इरा में हुआ। कब? सेनोजोइक इरा में। ठीक है, हिमालय के उत्तर में क्या है? तिब्बत का पठार। क्या है हिमालय के उत्तर में? तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार के उत्तर में क्या है? क्युनलुन पर्वत श्रेणी। क्या? हिमालय के उत्तर में क्या है? क्युनलुन पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार के उत्तर में क्युनलुन पर्वत श्रेणी। आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्युनलुन। क्या? क्युनलुन पर्वत श्रेणी, क्युनलुन पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये तिब्बत के उत्तर में। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हिमालय क्षेत्र जो है, हाँ हिमालय का विस्तार हो गया, हिमालय 5 लाख एरिया में फैला हुआ, ये भी सही, 2500 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब हिमालय का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में आप लोग को बताना है। इस चोटी का नाम लगता है मुझे याद नहीं आएगा, चोटी का नाम क्या है? कई बार से स्किप कर गया दिमाग से। इस चोटी का नाम एक बता रहे हैं आप लोग को, इस चोटी का नाम है नामचा बरवा, सॉरी हाँ नामचा बरवा क्षेत्र है। इस चोटी का नाम क्या है? नामचा बरवा।
नामचा बरवा आप लोग नोट कर लीजिएगा। हिमालय की पूर्वी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो नामचा बरवा। पश्चिमी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो नंगा पर्वत। क्या? नंगा पर्वत पश्चिमी सबसे ऊंची चोटी, और पूर्वी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नामचा बरवा। कई बार पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में है, कहीं कहीं असम भी दिया हुआ होता है किताबों में, लेकिन प्रश्न में डायरेक्ट पूछता है नामचा बरवा चोटी कहां? असम में। सही है, असम। असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है ये, ठीक है, तो असम में ही आता है। और तिब्बत में इसका कुछ क्षेत्र तिब्बत में भी फैला हुआ है, ठीक। तो ऑप्शन में अगर असम मिले तो असम जरूर लगाइएगा। नामचा बरवा क्षेत्र कहां पर है? असम में, ठीक। तो इसकी पूर्वी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नामचा बरवा। और पश्चिमी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंगा पर्वत। कौन सी? नंगा पर्वत, ठीक है, ये हो गया। और हिमालय का विस्तार जो हुआ, अच्छा, हिमालय का सिद्धांत, जो हिमालय बनने की, जो हिमालय निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसका सिद्धांत जो है कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत सबसे परफेक्ट व्याख्या करता है। कोबर का जो भूसन्निधि सिद्धांत है, इस हिमालय पर्वत की को बनने की, हिमालय पर्वत के निर्माण की सबसे सफल व्याख्या करता है। यूं तो टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे हैं, हैरी हेस का भी सिद्धांत इसी में आता है, ठीक है, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सिद्धांत भी इसी में आता है, लेकिन सबसे सफल व्याख्या जो करता है वह कोबर का सिद्धांत करता है, ठीक है। कोबर का सिद्धांत थोड़ा सा नोट करेंगे आप लोग, इसे इरेज किए दे रहे हैं। कोबर का सिद्धांत क्या कहता है? हिमालय पर्वत के बारे में इतनी व्याख्या मैंने बता दी है, थोड़ी सी गौर करिएगा आप लोग। कोबर का सिद्धांत क्या कहता है? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है। हाँ, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या कहता है कि आज जहां हिमालय है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या कहता है? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत कहता है कि आज जहां पे हिमालय है, वहां लंबे समय पहले क्या था? एक भूसन्नति थी। क्या? आज जहां हिमालय है, वहां उस जगह पर कई वर्षों पहले टेथिस भूसन्नति थी। क्या? टेथिस भूसन्नति थी, और जिसे ऐसे हम बना दे रहे हैं, एक मिनट, इसे इरेज किए दे रहे हैं। इसे इरेज किए दे रहे हैं। इस क्षेत्र को ऐसे हटा ही देते हैं, क्षेत्र ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक, क्षेत्र ऐसे मान लेते हैं। और कोबर के भूसन्नति सिद्धांत ये ऐसे, इसमें आएगा नहीं, सॉरी, इस मार्कर बदलते हैं, चेंज करते हैं। तो ये क्षेत्र जो है ऐसे, ये ऐसे था, ठीक है, इस तरफ जो है ये बीच में टेथिस भूसन्नति थी। टेथिस सागर को ही टेथिस भूसन्नति इन्होंने कहा, टेथिस सागर को ही इन्होंने क्या कहा? टेथिस भूसन्नति कहा, ठीक है। तो अगर मैं टेथिस सागर का नाम लूं तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, टेथिस सागर को ही इन्होंने टेथिस भूसन्नति कहा। तो आज जहां पर हिमालय है, वहां पे कई सौ वर्ष पहले, कई हजारों वर्ष पहले क्या था? टेथिस भूसन्नति रही होगी, ठीक है, ऐसे, ये टेथिस भूसन्नति मतलब टेथिस सागर, ठीक है। ये जो है, ये कल्पना करने की चीजें हैं, आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे, समझेंगे, खुद से विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, किताबों को पढ़ेंगे तो अवश्य समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैं समझा ही रहा हूं, लेकिन खुद से भी एक बार अगर किताब पढ़ेंगे, एनसीईआरटी उठा लीजिएगा कक्षा 11-12 की, तो अभ्यस्त हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ समझ में आ जाएगा एकदम से। हाँ, तो ये आज जहां पे हिमालय है, उसके कई वर्ष पहले जो है, जहां हिमालय, वहां पे टेथिस भूसन्नति थी। उसके उत्तर में क्या था? अंगारा लैंड। ओ, अंगारा लैंड, ठीक है, यहाँ अंगारा लैंड, और ये गोंडवाना लैंड। क्या? ये गोंडवाना लैंड का भाग था ना, गोंडवाना लैंड का भाग था। ये अंगारा लैंड था और ये गोंडवाना लैंड था। और अनेक, अच्छा, एक चीज और है कि जब हिमालय अफ्रीका से टूट रहा था तो उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था ना, मैंने बताया भी था इससे पहले वाले वीडियो में कि जब भारत अफ्रीका से टूट करके जब अलग हो रहा था तो यह उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा था, ऐसे प्रवाहित हो रहा था ये, तो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा था। तो इससे बहने वाली जो नदियां, जो अंगारा लैंड क्षेत्र था, इससे जो बहने वाली नदियां वो अपना इस टेथिस सागर में अपना मलबा जमा कर रही थी, और इससे जो बहने वाली नदियां हैं ये इसमें अपना मलबा जमा कर रही थी, ठीक है, इसमें अपना मलबा गिरा रही थी, अवसाद, गाद, मिट्टी, चट्टान, बालू, रेत, ठीक है। तो जो अंगारा लैंड से बहने वाली नदियां थी वो अपना मलबा, अपना अवसाद
अपनी चट्टाने, अपना जो बालू है, अपने कंकड़ पत्थर सब ला करके इस क्षेत्र में जमा कर रही थी। और यही हालत थी गोंडवाना लैंड की भी। गोंडवाना लैंड की जो नदियां थी, ये नदियां अपना मलबा, अवसाद, गाद, मिट्टी, बालू, चट्टाने ला करके इसी में डाल रही थी। नदियां अपने साथ क्या बहा करके लाती हैं? तो नदियां अपने साथ चट्टाने बहा करके लाती, चट्टानों के टुकड़ों को बहा करके लाती हैं, बालू रेत लेकर के आती हैं। तो ये नदियां अपने साथ लेकर के क्या, इस चट्टानों अपने साथ अवसादों को लेकर के इस टेथिस सागर में, टेथिस भूषण नदी में ला करके डालती थी। अच्छा, तो हम यही मान लेते हैं कि उस समय जो यहाँ बे ऑफ बंगाल रहा होगा, इससे मिलता रहा होगा, अरेबियन सी जो अरब सागर वो भी इससे मिलता रहा होगा। कल्पना कर सकते हैं, कल्पना की कर सकते हैं कि उस समय जो था बे ऑफ बंगाल इससे मिलता रहा होगा और इधर अरब सागर भी इससे मिलता, कहीं ना कहीं मिलता रहा होगा। ठीक है, तो जो नदियां थी अपना मलबा ला करके, अपना अवसाद ला करके इसी में जमा करती थी। जमा करते करते एक लंबी प्रक्रिया चली। ये जो है काफी लंबी प्रक्रिया हुई। लंबी प्रक्रिया के बाद जो अधिक दबाव पड़ने के चलते, अधिक दबाव पड़ने के कारण क्या हुआ कि चट्टान, जो मलबा था वो चट्टान में बदल गया। भाई किसी चीज को ज्यादा प्रेशर देंगे तो चट्टान हो ही जाएगा। डेली 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 उसी पे कोई चीज अगर डालेंगे तो एक समय आएगा कि आप खेतों में ही देख लीजिए कि जो लोग कूड़ा इकट्ठा किया करते हैं, लंबे समय तक डाला करते हैं, देखिए कितना चट्टान कुछ दिन बाद उसे जब डालते रहते सूख जाता है। देखिए कैसे हो जाता है, एकदम ठोस हो जाएगा। किसी चीज पे आप दबाव डालेंगे तो कुछ दिन बाद चीजें ठोस हो जाएंगी। ठीक है, तो नदी अपना मलबा ला करके टेथिस भूषण नदी में, टेथिस सागर में जमा करती थी और लंबी प्रक्रिया के बाद यह जो है चट्टानों के रूप में बदल गया। ये अवसाद था चट्टान के रूप में बदल गया और फिर और अवसाद उसमें ला करके जमा करती रही। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें दबाव उत्पन्न होने लगा। क्या दबाव उत्पन्न होने लगा? मतलब जब ज्यादा किसी चीज पे दबाव डालेंगे तो चीज धसेगी अंदर की ओर, अवतलन होगा उसमें। ठीक है, तो लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलने के बाद जो इसके अवसाद हैं वो चट्टानों में बदल गए। चट्टानों में बदलने के बाद क्या हुआ कि उस क्षेत्र में टेथिस भूषण नदी में अवतलन हो गया। अवतलन का मतलब कि भाई ये क्षेत्र है, पहले कोई ये क्षेत्र मान लेते हैं कि ये, हम ऐसे मान लेते हैं, ये मान लीजिए कि ऐसे कोई क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें अवसाद गाद ला करके जमा कर रही नदियां ना, तो इस क्षेत्र क्या हुआ? अवतलन। अवतलन मतलब ऐसे क्षेत्र, भाई किसी चीज में कोई चीज है, अगर दबाव लगाएंगे नीचे की ओर तो अगल बगल वाली चीजें जो है सक्रिय हो जाएंगी, संकुचन हो गया। टेथिस भूषण नदी में अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण, अवसादों पर अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण टेथिस भूषण नदी का जो दोनों हिस्से थे वो सक्रिय हो गए और उसकी लंबाई में वृद्धि होने लगी। भाई किसी चीज में ज्यादा दबाव डालेंगे हम, कोई भी चीज हो, जैसे कि रबर की कोई चीज ले लीजिए, जब ज्यादा नीचे प्रेस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बगल वाला हिस्सा सटेगा, बगल वाला हिस्सा क्या हो, चिपकेगा। तो इसमें जब ज्यादा दबाव पड़ता था नीचे की ओर, अवसाद ज्यादा मिट्टी, ज्यादा गाद लेकर के जाती थी, तो नीचे वाला हिस्सा धस गया। धसने के बाद क्या हुआ कि इन क्षेत्रों में अवतलन होने लगा। इन क्षेत्रों में क्या होने लगा? अवतलन होने लगा, जिससे कि क्या हुआ, जिससे कि जब धस गया तो ये इस तरफ से प्रेशर दे रहा था, वो इस तरफ से, भाई ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है ना। कुछ दबाव डालोगे तो ये चीजें जो है सटेंगी। ये चीजें क्या है, ये सटेंगी। भाई जब नीचे गहरा करोगे और गहरा दबाव डालेंगे तो दोनों चीजें जो है सटेंगी। सटने के बाद दोनों दिशाओं की ओर वलन की क्रिया शुरू हुई। दोनों दिशाओं की ओर वलन की, वो उधर से प्रेशर दे रहा है, ये इधर से प्रेशर दे रहा है। नीचे वाली जो बीच वाला जो हिस्सा है टेथिस वाला, वह धसान ले रहा है, अवतलन हो रहा है, वो अवतलित हो रही है जो बीच वाला हिस्सा है। तो इस कारण से यहाँ पे वलन की किनारों पे क्या हुआ, वलन की क्रिया बन गई, वलन की प्रक्रिया हो गई। तो यहाँ जो स्थान और बीच के पठार जो था ये उभर करके, बीच में विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, ज्यादा प्रभाव किनारों पर ही पड़ा। भाई कोई चीज है, जब हमने क्या बताया, ज्यादा दबाव डालेंगे तो अगल बगल की चीजें सक्रिय, संकुचन होगा। तो टेथिस भूषण नदी के दोनों ओर अधिक संकुचन हुआ, अधिक वलन की क्रिया हुई, जिसके कारण दोनों तरफ फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण हुआ, वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। इधर हिमालय बन गया और इधर क्युनलुन पर्वत श्रेणी, और बीच का जो क्षेत्र था ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए इस क्षेत्र को हम तिब्बत का पठार कहते हैं और उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, क्युनलुन पर्वत श्रेणी। क्या? क्युनलुन। ठीक है, क्युनलुन पर्वत श्रेणी जो है ऐसे ऐसे करके ऐसे, ठीक है,
तो हमने क्या बताया, जब भाई ये पहले ऐसे था, ऐसे अवसाद गाद अपना लाती थी, तो पहले ऐसे जब ज्यादा दबाव पड़ा तो ये वाला हिस्सा क्या हुआ, ऐसे ये वाला हिस्सा क्या हो गया इसमें, ऐसे ये इतना चौड़ा था, ये और कम चौड़ा हुआ, ठीक है, यहाँ धंस गया, इतना नीचे की ओर अवतलित हो गया, ठीक है, जिस कारण से दोनों तरफ जो है वलन की प्रक्रिया तेज हो गई और ये वलित हो गए दोनों छोर। इस प्रकार से ये वलित पर्वत कहलाए। तो हिमालय कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है, इसी प्रक्रिया से इसका निर्माण हुआ है। समझने के लिए बता रहे हैं, बाकी थियोरी आपकी किताबों में लिखी हुई होगी और उसे भी पढ़ लीजिएगा। और इधर जो है जो पर्वत श्रृंखला बनी उसे हमने क्युनलुन श्रेणी कहा। क्या, क्युनलुन श्रेणी कहा। और जो बीच का क्षेत्र था उसे मैंने क्या कहा, तिब्बत के पठार। क्या कहा, बीच का जो क्षेत्र था वो कहलाया तिब्बत का पठार। और जो ये वाला एरिया था इस तरफ वाला, ये कहलाया हिमालय, हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है, और अवतलन की प्रक्रिया से, ठीक है, वलन अवतलन जब ज्यादा हुआ तो इसमें वलन की प्रक्रिया चालू हो गई, ठीक है। अच्छा, और ये तो कोबर का सिद्धांत है, ये कोबर का भूसन्नति सिद्धांत था, ये कोबर का भूसन्नति सिद्धांत था। और हैरी हेस का भी हैरी हेस का भी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक प्रिंसिपल सिद्धांत लिख देते हैं। तो हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी ऐसे ही है। उन्होंने बताया कि आज आज जो संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण जो धरातल है, संपूर्ण पृथ्वी तो संपूर्ण पृथ्वी में 6 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और अन्य भी जो छोटी भी हैं, अन्य 200 छोटी मान लीजिए हैं। तो जो 6 बड़ी प्लेटें हैं ये कहीं ना कहीं आपस में मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में आपस में एक दूसरे से दूर हो रही हैं, ठीक है। पहले एक बार देख लीजिए इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि 6 प्लेटें कौन कौन सी। पहला है एशियन प्लेट। क्या, पहला है एशियन प्लेट, दूसरा है यूरोपियन प्लेट का, क्या, यूरोपियन प्लेट, तीसरा है अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, चौथा क्या है, चौथा है अफ्रीकन प्लेट, पांचवा क्या है पैसिफिक प्लेट, और छठा क्या है अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है। तो हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ये बताता है कि जो धरातल के नीचे, जब आप पृथ्वी की 200 किलोमीटर की गहराई में नीचे जाएंगे तो संपूर्ण पृथ्वी में 6 बड़ी प्लेटें हैं। 6 बड़ी प्लेटें कौन कौन सी हैं, एशियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। तो इन प्लेटों का कहीं ना कहीं ये दूर जा रही हैं और कुछ प्लेटें कहीं ना कहीं एक दूसरे के समीप आ रही हैं। कुछ प्लेटें निश्चित है कि कोई प्लेट अगर दूर जाएगी तो कोई प्लेट एक दूसरे के सटेगी, भाई है तो पृथ्वी में ही, तो कोई प्लेट अगर दूर जाएगी तो कोई ना कोई प्लेट जो है सटेगी आपस में। तो जहां पर भूसन्नति था, हमने बताया भी कि जो भारत था ये उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था। कब, अभी भी प्रवाहित हो रहा है भारत उत्तर की ओर। तो जो अफ्रीका से टूट करके जो भारत था यह उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था। अच्छा, इसे कहा गया इंडियन प्लेट। क्या, ये एशियन प्लेट ना होगा, इंडियन प्लेट यहां कर लीजिए, ये इंडियन प्लेट कहेंगे इसे। क्या, इंडियन प्लेट, सॉरी। तो भारत इंडियन प्लेट, भारत किस पर है, इंडियन प्लेट पर। भारत किस पर है, इंडियन प्लेट पर। तो इंडियन प्लेट जो थी यह उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही थी और ये जो एरिया था ये यूरेशियन प्लेट। क्या, ये जो अंगारालैंड का हिस्सा किस पे है, यूरेशियन प्लेट पे। किस पे, यूरेशियन प्लेट पे अंगारालैंड था। तो जब यह प्लेट उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही थी और जब यूरोपियन प्लेट के नीचे जब सट रही थी, यूरोपियन प्लेट के नीचे, तो जो दोनों के जो अवसाद थे
वो अवसादों के बीच में पड़ने के कारण क्या हुआ, दोनों सिरों पर वलन हो गया। ये इधर से घुस रही थी इसमें, ठीक है, वो उस तरफ से इस तरफ की ओर आ रहा था, नीचे की ओर। तो क्या हुआ, दोनों तरफ क्या हुआ, वलन की प्रक्रिया पड़ गई। उन्होंने बताया कि जब इंडियन प्लेट उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यूरेशियन प्लेट के नीचे आई, तो इस प्रकार से दोनों भूसन्नति में जो अवसाद था, दोनों ओर से दबाव के चलते भूसन्नति का जो अवसाद वह वलित हो गया, जिस कारण से हिमालय के दोनों सिरों पर दो पर्वत श्रेणियां, दो वलित पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। एक हो गई हिमालय पर्वत श्रेणी और एक हो गई क्युनलुन पर्वत श्रेणी और बीच में तिब्बत का पठार। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसका था, ये था सिद्धांत हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने प्लेट्स वाला सिद्धांत बताया था। कौन सा, एशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट और पैसिफिक प्लेट। ठीक है, तो सिद्धांत इन्होंने ये दिया था। अच्छा, तो इस प्रकार से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इस प्रकार से क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और इनके कुछ अपवाद भी हैं, अगर हम ढूंढेंगे अपवाद तो आलोचनाएं भी इनकी दी हुई है। फिलहाल हम अगले चैप्टर में जब पढ़ाएंगे पूरा विस्तृत पर्वत के बारे में, तब आप लोग को अधिक जानकारी इसके विषय में मिलेगी। ठीक है, और इसे पढ़ते रहिएगा। ये था सिद्धांत हैरी हेस का, कोबर का भूसन्नत सिद्धांत मैंने बता ही दिया है, किस प्रकार से अवतलन हुआ और किस प्रकार से दबाव के चलते दोनों ओर वलन की क्रिया हुई। ठीक है, और किस प्रकार से क्युनलुन पर्वत श्रेणी बनी, किस प्रकार से हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है। अब हिमालय नामचा बरवा, हाँ नामचा बरवा याद आ गया था, बता दिया उसे, असम में है। ठीक है, और आप लोग के लिए एक प्रश्न है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप लोग बताएंगे प्रश्न। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग बताएंगे, हिमालय की पर्वत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताएंगे। ये बता दिया है। ठीक है, एक बार और आप लोग थोड़ा सा घर पे पढ़िएगा, खुद से भी पढ़िएगा। ठीक है, कि एक बार पुनः हम समझा देते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, जो ये उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही थी, वो उधर से ये इंडियन प्लेट प्रवाहित होते हुए यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही थी, जिससे कि जो टेथिस भूसन्नत में दबा मलबा दोनों तरफ से प्रेशर के कारण दोनों सीरीज के वलित हो गए। ठीक है, जिस कारण से एक पर्वत श्रृंखला का नाम हिमालय पड़ा और जिसके पीछे था उसका नाम पड़ा क्युनलुन, और जो बीच में क्षेत्र अप्रभावी रहा उसे हमने कहा क्या, तिब्बत का पठार। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग पढ़िए घर पे खुद से, और एनसीईआरटी किताबें कक्षा 11-12 की ले लीजिए। तमाम सारी किताबें, खुल्लर की भी किताब आती है, महेश बर्णवाल की भी किताब रहती है, और माजिद हुसैन की भी किताब है भूगोल की। ठीक है, तो कोई एक अच्छी किताब ले लीजिए जिसमें संपूर्ण ज्ञान हो। ठीक है, हमारे ख्याल से पहले एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद कक्षा 11-12 की जरूर, फिर ऐसे पढ़ते रहेंगे, समझ में आता रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और दोस्तों चैनल को शेयर और लाइक कमेंट जरूर कर दें, ताकि मैं भी कुछ अच्छा से अच्छा आप लोग को पढ़ा सकूं, आप लोग के बीच में शेयर कर सकूं। ठीक है, और कोई चीज अगर ना समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अंकित कर देना, ताकि मैं कमेंट पढ़ता जरूर हूँ। ठीक है, अभी खाली होऊंगा तो कमेंट बच्चों के डेली पढ़ता हूँ जो भी आते हैं। ठीक है, और अगर कोई प्रश्न कोई ऐसी दिमाग में चल रही हो तो उसे जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो कल।